हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 के बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 है। ऑलरेडी हमने और भी चीजें कवर कर चुके हैं जिसमें हमने थियरी की हुई है। ठीक है, और आज के समय में हम लोग ये जानेंगे कि हम ड्यू डेट यानी हमारा पेमेंट का जो डेट है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जाइए और फटफट बाकी की वीडियो देख लेते हैं। तब तक हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या है? एक क्रेडिट वाला फैक्टर है। करेक्ट, हमको क्रेडिट पे मिला हुआ है। हम क्या बोलते हैं? हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हैं। क्या करेंगे? फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो अब एक डेट डिसाइड करेंगे हम लोग कि आफ्टर 2 मंथ या फिर आफ्टर 60 डेज मैं क्या करूंगी, आपको पे करूंगी। किसको पे करना है? मुझे सेलर को, जो क्रेडिटर है उसको मुझे क्या करना है? पे करना है। समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? हमारा टर्म, जिसको क्या बोलते हैं? टेनोर और टेनोर ऑफ बिल। ठीक है, बेसिकली मतलब पीरियड ऑफ टाइम, जो भी पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है। अभी सपोज नए कॉलेज में, मतलब सपोज ऐसे आपका फ्रेंड की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। समझ में आ रहा है? उसकी क्रश है। आपने क्रश को क्या किया? प्रपोज किया। ठीक है, आपसे उसने टाइम मांगा कि भाई मेरे को 2 महीने का टाइम दो, फिर मैं आपको अपना आंसर दे दूंगी। समझ रहे हो ना आप? फिर आपने बोला हाँ ठीक है, जा जी ले सिमरन अपनी जिंदगी और आराम से बताना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी ड्रॉवर क्या करता है? टाइम देता है ड्रॉई को कि भाई 2 महीने बाद क्या करो, तुम मुझे पे कर देना। समझ में आ रहा है? क्या पे कर देना? जो भी मेरा मनी है कंसिडरेशन के बदले, जो भी मैंने गुड्स होल्ड किया है, जो या फिर जो भी हम लोग के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है उसके बदले। तो पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच बिल बिकम्स पेबल। समझ में आ रहा है? जब पेमेंट का टाइम, पीरियड ऑफ टाइम फॉर पेमेंट। समझ में आ रहा है? और ये यूजुअली मंथ और डेज में हो सकता है। वैसे ही आपकी क्रश मंथ में भी टाइम मांग सकती है और डेज में भी टाइम मांग सकती है, तो समझ के। ठीक है, फिर ड्राफ्ट। अभी एग्जांपल लेते हैं। ड्राफ्ट मतलब ये कि आपने अभी तक अपने क्रश को अपने दिल वाली बात बताई ही नहीं है, आपके दिल के अंदर ही है। तो जो वो जो बात है ना कि मतलब मैं तुमसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, वो वाली बात अभी आपके दिल के अंदर क्या है? ड्राफ्ट है, मतलब अभी आपके पास है, छुपी हुई है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जो ड्राफ्ट जो बिफोर एक्सेप्टेंस है, मतलब अभी एक्सेप्ट नहीं किया किसको? बिल को। समझ में आ रहा है? बिल अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, किसके द्वारा? भाई ड्रॉई के। में आ रहा है? कभी ड्रॉइंग ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो बिल क्या है? ड्राफ्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? बिल मतलब ड्रॉर का मतलब है कि बिल ड्रॉ करो तो ड्रॉई के पास जानी चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे ही तुम्हारे दिल में अगर बात आई है तो क्रश तक जानी चाहिए। ड्राफ्ट बना के मत रखो। होशियार रहो, सतर्क रहो। आगे बढ़ते हैं। डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, डेज ऑफ ग्रेस आपके केस में बताओ। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब क्या? उसने 2 महीने का टाइम मांगा, आपने उसको 3-4 दिन एक्स्ट्रा दिया कि भाई जा 3-4 दिन बाद जवाब दे देना। समझ में आ रहे हो? लेकिन अच्छे से सोच समझ के जवाब देना। हाँ में ही जवाब रहना चाहिए, ना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वैसे ही ड्रॉवर और ड्रॉई के बिल ऑफ एक्सचेंज में भी क्या होता है? 3 डेज का एक्स्ट्रा डे मिलता है। एक्स्ट्रा नहीं यार, 3 दिन से एक्स्ट्रा कोई भी दिन नहीं मिलेगा, मतलब अलाउड बाय लॉ। में आ रहा है? अगर 90 डेज का टाइम है ड्रॉवर ने दिया है तो प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा क्या ड्रॉई को मिलेगा पेमेंट के लिए। वो 3 दिन के बाद फिर वो डेट आखिरी हो जाएगा, फिर चेक क्या है वो, मतलब जो भी बिल है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, फिर उसका कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगा और वो क्या हो जाएगा? डिसऑनर। हम लोग देखेंगे डिसऑनर क्या होता है। डिसऑनर का मतलब होता है एक्चुअली में पेमेंट नहीं किया, फिर वापस से नया बिल बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका डेट क्या हो गया? एक एक्सपायर हो गया। जैसे चेक में होता है डेट निकल गया, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्या होता है? एक चेक की तरह ही होता है। डेट निकल जाएगा तो फिर क्या हो? वापस से दूसरा बिल बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो दो चीज में डेज ऑफ ग्रेस इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड याद रखो, किस में नहीं अलाउड है? डिमांड और एट साइड। अगर बिल में मेंशन है कि भाई मतलब पर्टिकुलर डेट पे तुमको देना ही देना है, 2 महीना बाद 3 महीना बाद कुछ नहीं बोला है,
समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं बोला है, तो मतलब पर्टिकुलर डेट बोल दिया है, मतलब 2 जून को तुमको देना ही देना है, तो 2 जून को उसको पेमेंट करना है। और एट साइड का भी वही कि मतलब तुमको ये पर्टिकुलर प्लेस पे, ये पर्टिकुलर टाइम पे, ये पर्टिकुलर डेट पे देना है, मतलब पे उसी दिन करना है। समझ में आ रहा है? अब जैसे आप गर्लफ्रेंड को बोले अपने क्रश को कि भाई मेरे को अभी का अभी जवाब दे, मेरे को आंसर क्या है अभी चाहिए, मेरे को तू कल आंसर बताएगी, ठीक है? तो उसके पास टाइम का है, वो अपना कहाँ ड्राफ्ट सब आपने सब कैंसिल करके उसको एक्स्ट्रा टाइम किधर दिया, तो आप क्या डिमांड कर रहे हो उससे कि भाई मेरे को कल का कल जवाब चाहिए। समझ में आ रहा है? तो बंदी तो जवाब देगी ही, चाहे हाँ बोल दे चाहे ना बोल दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ मेच्योरिटी और ड्यू डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ मेच्योरिटी वो जिस दिन वो आपको आके ना बोल देगी। अरे भाई कुछ केस में हाँ भी बोल देगी। तो डेट ऑफ मेच्योरिटी हमारे ड्रॉवर और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होता है, जिस दिन हम लोग को क्या करना है, पेमेंट करना है, मतलब फाइनल चीज करनी है हम लोग को, हाँ या ना, मतलब पेमेंट करना है या नहीं करना है। समझ में आ रहा है? करना ही है भाई, जरूरी है। ड्यू डेट फॉर पेमेंट, समझ में आ रहा है? यही क्या होता है हमारा मेच्योरिटी डेट और ड्यू डेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ड्यू मतलब लास्ट डेट, इस दिन मेरे को क्या करना है, पे करना है। ड्यू मतलब मेरा आखिरी, मतलब आज के दिन मेरे को पेमेंट करना ही करना है। ठीक है। होल्डर क्या होता है, एनी पर्सन जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज का पोजीशन हो, मतलब राइट हो, जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज हो, वो क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज का होल्डर हो गया। होल्ड कर रहा है मतलब उसके पास है। समझ में आ रहा है? ये पोजीशन मतलब अगर आपकी क्रश ने आपको हाँ बोल दिया तो आपके पास पोजीशन है कि वो आपकी क्या है, जीएफ है। आप दूसरे को बोलेगे बाय मेरी जीएफ है, बाय जीएफ है मेरी। समझ में आ रहा है? ये पोजीशन है। ठीक है। फिर होल्डर इन ड्यू को कोर्स, मतलब होल्डर मतलब ड्यू कोर्स के टाइम पे उसका कैसा होता है। ठीक है। पर्सन हु ऑब्टेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट्स वगैरह, चेक वगैरह, ये सब क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। तो फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन उसका हक है भाई, जिसके जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है, वो क्या है, उसके पास हक है कि जो भी उसके बदले में मनी मिलने वाला है या फिर कुछ भी मिलने वाला है, वो उसका हक है लेने का। समझ में आ रहा है? और वो भी क्या है, इन गुड फेथ। समझ में आ रहा है? उसकी फेथ अच्छी होनी चाहिए, नहीं कि चोरी करके लेके आया हो किसी का, उठा के और बदले में मांग रहा हो पैसा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना, अगर वो चोरी भी करके लेके जाएगा ना, तो बैंक वाला या फिर सामने वाले पार्टी को पैसा उसको ही देना है, क्योंकि उसके पास क्या है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक है। चेक का मालूम है ना कैसा होता है, ऐसा ही। ठीक है। और बिफोर मेच्योरिटी, बिफोर मेच्योरिटी भी उसके पास एक हक है कि वो बैंक में जाएगा। समझ में आ रहा है? और उसको क्या करेगा, बैंक वाले को दे देगा, बोलेगा एक काम करो, 100 रुपया है ना, सॉरी 1,000 ले लेते हैं, चलो 1,000 है ना, तो एक काम करो 900 है ना मेरे को दे दो। और मेरे को मतलब डेट मेरा अभी आगे का है, मतलब उसने 2 जून को बोला सपोज, और मैं मतलब 30 मई को गई बैंक में, मैंने बोला कि मेरा 2 जून का डेट है, एक काम करो आप है ना 900 मेरे को दे दो और 100 रुपया अपने पास रखो, जब आएगा तो पूरा पेमेंट आप रखना। समझ में आ रहा है? तो ये डिस्काउंट भी कर सकता है जाके बैंक वाले को। आगे हम लोग केस धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट, पेमेंट करने के डेट में भी क्या क्या टाइप होते हैं। पहला है हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। सिंपल नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ग्रेस डेज क्या होते हैं, ऐड नहीं होते हैं। मतलब मैंने बोला ना 90 डेज है मेरे, ठीक है, प्लस 3 डेज मैं ऐड करूंगी, तो मतलब आज से जो 93 वाला दिन रहेगा मेरा, उस दिन मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है। करेक्ट। लेकिन ये जो मेरा 90 डे है ना, ये मेरा क्या है, नॉमिनल डे। समझ रहे हैं? ये मेरा नॉमिनल ड्यू डेट है। करेक्ट। ये जो मेरा 90 डे जिसपे मेरे को पेमेंट करना है, इसमें कोई भी ग्रेस डेज ऐड नहीं है, मतलब प्लस 3 दिन हम लोग को नहीं ऐड करना है इसमें, सिर्फ हम लोग को 90 डेज नॉमिनल ड्यू डेट ये मेरा हुआ। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेरा लीगल ड्यू डेट। लीगल मैंने बोला वो 3 दिन जो है, वो क्या है, बाय लॉ आते हैं। लॉ बोलती है कि तुम 3 दिन एक्स्ट्रा दोगे रॉय को पेमेंट के लिए। ठीक है। तो आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस टू नॉमिनल ड्यू डेट, जो ये मेरा नॉमिनल ड्यू डेट, मैंने बोला ये 90 डेज का मेरा नॉमिनल ड्यू डेट है, इसमें 3 दिन मैं ऐड करूंगी, तो ये मेरा कौन सा डेट हो गया, लीगल ड्यू डेट। समझ में आ रहा है? लीगल स्टोरी समझ में आई? लीगल डेट और नॉमिनल ड्यू डेट का, ये सब चीजें हम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स एचसीक्यू क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग जरा जान लेते हैं हम लोग ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।
इन केस ऑफ बिल्स पेबल आफ्टर डेट, समझ में आ रहा है, डेट दिया हुआ है उसके बाद पेमेंट हो रहा है, कोई डिमांड नहीं है, आफ्टर डेट है, ठीक है। टेन्योर ऑफ बिल गिवन इन मंथ, अभी अगर मंथ, दो चीजें मैंने बोला कि पहला होता है मंथ में, ठीक है, जो टर्म है हमारा, पीरियड ऑफ टाइम हम लोग को जो पेमेंट के लिए मिलता है वो दो चीज में हो सकता है, डेज में हो सकता है या तो मंथ में हो सकता है। पहले हम लोग देखते हैं मंथ में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सपोज बिल डेटेड, बिल का डेट क्या है 15 जून 2019 इज पेबल मंथ्स आफ्टर डेट, कैलकुलेट द डेट ऑफ द बिल। 15 जून क्या है, हम लोग का बिल का डेट है, और उसी के बाद क्या हम लोग को पे करना है, कितने महीने के लिए, थ्री मंथ के लिए, ठीक है, 3 मंथ आफ्टर डेट, ठीक है। देखते हैं, अब ऐसे कॉलम बनाना जरूरी नहीं है, एक बार आपको समझ में आने लगेगा तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए ऐसे कॉलम से बनाऊंगी, ठीक है। अभी देखो मेरा डेट क्या है, यहाँ पे मैं लिखूंगी डेट, मतलब मेरा 15 जून, तो मैं यहाँ पे अपना 15 जून क्या लिख दूंगी, डेट लिख दूंगी, करेक्ट। फिर मंथ मेरा क्या है, जून, आप काउंट करोगे जून मेरा 6 मंथ आता है, तो 6 वाला मंथ, ठीक है। ईयर मेरा यहाँ पे 2020, करेक्ट। फिर मुझे यहाँ पे डेज ऐड करने हैं क्या, नहीं डेज नहीं ऐड करने, मुझे मंथ मतलब 3 मंथ, मेरा यहाँ पे जो 3 मंथ है वो 3 मंथ बाद मुझे पेमेंट करना है, समझ में आ रहा है। तो 6 से 3 महीने बाद, ठीक है, तो यहाँ मैं 3 मंथ लिखूंगी, करेक्ट। फिर मेरा डेट में कोई चेंज होगा क्या, नहीं, अभी मेरे को सिर्फ महीना ऐड करना है, तो ये 9 मंथ हो गया, 6 + 3 मंथ 9 मंथ हो गया, ठीक है। 2020 सेम ईयर रहने वाला है। अगर ये 12 के ऊपर चला जाता, मतलब सपोज मेरा 9 रहता, सॉरी मतलब 10वां महीना रहता, अक्टूबर वाला मंथ रहता, +3 मंथ करती, तो मेरा कौन सा महीना आ जाता, जैन वाला, मतलब 12, ये पूरा हो जाता दिसंबर तक, और मेरा जैन चढ़ जाता नेक्स्ट ईयर में, तो मेरा 2021 हो जाता, करेक्ट। यहाँ पे देखो 9 मंथ हो गया, 2022। फिर मुझे क्या करना है, ग्रेस डेज ऐड करना है, ये जो मेरा 3 डेज है ना, ये क्या है, ग्रेस डेज है, जो एक्स्ट्रा मुझे नॉमिनल में, ये अभी जो 15 सितंबर आया ना, 9th मतलब 9 मंथ मतलब 15 सितंबर 2020, ये मेरा क्या है, नॉमिनल डेट है, इसमें ग्रेस डेज ऐड है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसमें मैं 3 दिन ग्रेस ऐड करूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा 18, समझ में आ रहा है, 15 + 3 18, 18 सितंबर 2022, ये मेरा क्या है, लीगल ड्यू डेट है, करेक्ट। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा 18 सितंबर 2022 क्या है, ड्यू डेट है, यानी मेरा पेमेंट का डेट है। क्लियर। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे कर सकते हो। अगर सपोज यहाँ पे 12 जून की तरह 15 जून की जगह 12 जून होता, और यहाँ पे 2 मंथ का हम लोग को आफ्टर डेट पीरियड मिलता, तो क्या होता, आप मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम भी देखते हैं कि हमारा समझाया हुआ आपको कितना समझाया, ठीक है। फिर अगर डेज में दिया हो, पहला तो हमने मंथ में कर लिया, अगर हमारा जो ड्यू डेट टेन्योर है, मतलब टाइम हम लोग को पीरियड मिला है, वो क्या है, डेज में है, तो कैसा हम लोग का कैलकुलेशन रहेगा, सिंपल। देखो 14 दिसंबर 2019 ये हमारा क्या है, बिल का डेट है, बिल इस दिन क्या हुआ है, ड्रॉ हुआ है, करेक्ट। फिर हम लोग को पे कितना करना है, 90 डेज आफ्टर डेट, समझ में आ रहा है, 90 डेज आफ्टर डेट, कैलकुलेट द ड्यू डेट, समझ में आ रहा है। अभी देखो दिसंबर 2019, करेक्ट, तो हमारा यहाँ का एक्चुअली में डेज कितने होते हैं, उसमें 31 होते हैं, दिसंबर में 31 डेज होते हैं, करेक्ट। ये आपका वो फिंगर वाला, आप लोग ऐसे थंब को ऐसे मुट्ठी बना के फिर काउंट करते हैं ना, ऊपर नीचे ऐसे जैन फेब, वैसे भी करना तो भी आपको समझ में आएगा। दिसंबर में डेज कितने होते हैं, 31, जिसमें से 14 दिन तो ऑलरेडी चले गए हैं, समझ में आ रहा है, 14 दिन तो ऑलरेडी चले गए, तो हम लोग क्या करेंगे, 31 - 14 करेंगे, तो हमारे डेज कितने बचे, 17, तो 17 डेज अभी दिसंबर में है मेरे, कौन से मंथ में, अभी दिसंबर वाले महीने में, ठीक है। मुझे 90 डेज काउंट करना है, 90 डेज से ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या सिर्फ और सिर्फ 90 डेज से मतलब है, मेरा 90 डेज कौन से महीने में जाके कंप्लीट हो रहा है, करेक्ट। दिसंबर वाला महीना खत्म हुआ, फिर जैन, जैन में क्या होता है, 31 मंथ का होता है, करेक्ट। तो 31 + 17 अभी कितना होगा, 8 + 48 डेज ही होगा, यहाँ पे क्या अभी 48 डेज ही हो रहे हैं,
अब 48 डेज, अभी भी मेरे को कितना 90 डेज कंप्लीट करना है, करेक्ट। फिर जैन वाला मंथ भी क्या हो गया, पूरा यूटिलाइज हो गया। फिर नेक्स्ट मेरा मंथ आता है फेब्रुअरी। अभी देखो यहाँ पे 29 है 2019, 28 भी तो हो सकता था। नहीं, अभी देखो अगर जितने भी 4 से डिविजिबल होंगे, समझ में आ रहा है, 4 से डिविजिबल वाले ईयर होंगे, लास्ट वाला देखना, ये 9 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है, वो 4 के टेबल में आता है क्या, 9 नहीं, नहीं आता है। तो क्या होगा, ये मेरा कौन सा, हम लोग यहाँ पे 29 लिखेंगे। अगर यहाँ पे ही मेरा 2020 होता तो यहाँ पे मैं कौन सा वाला लेती पता है, 28 फेब में लेती। ये भी याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको कोई कहीं नहीं बताएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 28 लेना है कि 29 लेना है फेब में, करेक्ट, ये याद रखना। तो अभी भी मैं अगर 29 इसमें ऐड कर दूं, करेक्ट, तो अभी भी मेरा कितना हो जाएगा, 8 + 9 17, 1527 77 डेज। अभी भी मुझे कितने डेज चाहिए, 13 डेज अभी भी चाहिए मुझे 90 डेज कंप्लीट करने के, करेक्ट। तो 29 फेब का भी पूरा क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ 13 डेज चाहिए नेक्स्ट मंथ के। तो मेरा फेब जैन पूरा यूज हुआ, फेब पूरा हुआ, अभी मार्च में आए जब हम लोग, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 13 डेज की जरूरत है, करेक्ट। तो मैं इसमें से सिर्फ 13 डेज ही लूंगी, करेक्ट। मुझे 13 डेज हो गए तो मेरे 90 डेज क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, करेक्ट। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मार्च मंथ का क्या लूंगी, 13 डेज लूंगी, करेक्ट। तो 13 ये मेरा कौन सा हो गया, नॉमिनल ड्यू डेट, 13th of March 2020, ये मेरा क्या हो गया, नॉमिनल ड्यू डेट, करेक्ट। देखो मेरा नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो गया, 13th March 2020, करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट फिर हम इसमें क्या करेंगे, 3 दिन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसका, ग्रेस का, करेक्ट। तो मेरा लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 13th प्लस 3 दिन उसमें और 16th March of 2020, करेक्ट, क्लियर। कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हो। अगर यही चीज आपका 60 डेज के लिए होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अभी देखो, इन केस ऑफ बिल्स पेबल आफ्टर साइट, आफ्टर साइट ये तो हमने देखा आफ्टर डेट। अब ये आफ्टर साइट क्या होता है देखते हैं। देखो आफ्टर साइट लिख दिया ना, आफ्टर डेट आफ्टर साइट, देखो क्या होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सिर्फ इतना ही है कि आफ्टर साइट में जो, अभी देखो आपने आफ्टर डेट में किस पे लिया था, बिल जिस दिन ड्रॉ हुआ, समझ में आ रहा है, बिल जिस दिन क्या हुआ, ड्रॉ हुआ, बिल जिस दिन ड्रॉ हुआ उस दिन का डेट आपने लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारा आफ्टर साइट वाला है, ये जो आफ्टर साइट आएगा, आफ्टर साइट जहां भी लिखा रहेगा याद रखना। अभी देखो हमारे क्वेश्चन में ना आफ्टर डेट लिखा था, समझ में आ रहा है, तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, जिस दिन हमारा बिल का जो डेट रहेगा, जिस दिन हम लोग का बिल क्या हुआ, ड्रॉ हुआ रहेगा, ठीक है। और आफ्टर साइट में जिस दिन हमने डेट क्या किया, एक्सेप्ट किया, जिस दिन ड्रॉई ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। सपोज मेरा बिल जो है वो ड्रॉ हुआ 27 सितंबर को 2020 के, करेक्ट। और मैंने बिल को रिसीव किया मतलब एक्सेप्ट किया, ड्रॉ हुआ इस दिन, करेक्ट। और मैंने ड्रॉई ने क्या किया, एक्सेप्ट किया कितने तारीख को, 30 सितंबर को 2020। तो अगर मेरा आफ्टर डेट रहता तो मैं ना, ड्यू डेट मेरा 27 सितंबर से काउंट करती है। और अब जो मेरा आफ्टर साइट लिखा रहेगा, अगर मेरे क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर साइट, तो मेरा जो ड्यू डेट है वो क्या होगा, 30 सितंबर से होगा। समझ में आ रहा है, ड्यू डेट में इसके बाद 90 डेज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं 30 सितंबर के बाद से कैलकुलेट करूंगी। अगर आफ्टर डेट रहेगा तो 27 के बाद से मैं 90 डेज कैलकुलेट करूंगी, क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, एक मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि आफ्टर साइट एक्चुअली में होता क्या है। बिल डेटेड 27 दिसंबर 2019, सेम। तो एक जो मतलब मेरा डेट है क्या है, 2019 27 को क्या किया है मैंने, बिल को क्या किया है, ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है, बिल का जो डेट है वो 27 दिसंबर है। और पेबल 2 months आफ्टर साइट, समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया आफ्टर साइट, यहाँ पे आफ्टर डेट नहीं लिखा, आफ्टर डेट नहीं लिखा है, अगर डेट लिखा रहता तो मैं 27 से क्लियर करती, ठीक है। आफ्टर साइट लिखा है, इट वॉज एक्सेप्टेड ऑन 31 दिसंबर 2019, कब एक्सेप्ट किया, 31 दिसंबर को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो मेरा जो ड्यू डेट है वो कहाँ से कैलकुलेट होगा, मेरे एक्सेप्टेंस की डेट से, आफ्टर साइट वाले केस में, ठीक है। अब मुझे ड्यू डेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
तो देखते हैं नेक्स्ट। मेरा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 31 दिसंबर 2019। Therefore 31 दिसंबर 2019 टू 31 जनवरी, अभी मेरे को क्या 2 महीने का टाइम दिया ना कि 2 महीने बाद मेरे को क्या करना है, पेमेंट करने का है। तो मेरा 31 दिसंबर से 31 जनवरी तक 1 महीना कंप्लीट, करेक्ट, 1 महीना हो गया। फिर 31 जनवरी से 29 ऑफ फरवरी, मतलब जो उसका एंडिंग वाला, उसके में तो 31 डेट नहीं होगा ना, फरवरी में सिर्फ उतने ही दिन रहेंगे। अब आप सोचोगे कि भाई 2 दिन और भी तो ऐड कर सकते थे वो वाले महीने से, नहीं, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, मंथ बोला है। समझ में आ रहा है? 2 महीना, 2 महीना मतलब जनवरी फरवरी गया, मतलब वो पूरा काउंट होने वाला है। तो 31 जनवरी से 29 फरवरी तक मेरा क्या होगा, दूसरा महीना भी। अब मेरा जो नॉमिनल ड्यू डेट है वो मेरा क्या है, 29 फरवरी है, करेक्ट। 29 फरवरी क्या है, मेरा नॉमिनल ड्यू डेट है। अब इसमें मेरे को 3 दिन क्या करना है, एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब देखो आप बोलोगे कि भाई आपने तो बताया था कि साइट वाले केस में नहीं 3 डेज ऐड होते हैं। अरे ये आफ्टर साइट है, देखो अगर यहीं पे एट साइट लिखा होता, एट साइट या फिर एट डिमांड लिखा होता, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे उसमें, हम लोग को ड्यू डेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम लोग को 3 दिन उसमें ऐड करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर एट साइट लिखा रहता तो, एट डिमांड रहता तो उस दिन हम लोग को पेमेंट करना है, ड्यू डेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। एट साइट लिखा है तो क्या, हम लोग जो नॉमिनल ड्यू डेट है वही हमारा क्या होगा, पेमेंट का डेट रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है? 29 फरवरी को हमारा महीना एंड हो गया, अब उसमें 3 दिन यानी हम मार्च में जाएंगे। 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च, ये हमारा क्या हो गया, ड्यू डेट हो गया, करेक्ट। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा, ड्यू डेट बहुत जरूरी है हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, आगे के सम के लिए। तो हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के जरा टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप्स के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। जिसमें पहला होता है ट्रेड बिल, सिंपल वाला, जिसमें हम लोग का ट्रेड ट्रांजेक्शन होता है। सिंपल मतलब गुड्स खरीदा, गुड्स सेल, परचेस। समझ में आ रहा है? ये वाले केस में क्या होगा, ट्रेड बिल बनेगा, जो ट्रेड बिल वाला रहेगा वो सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है हमारा, देखो क्रेडिट ड्रॉ फॉर बिल वैल्यूएबल कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन मिलता है बदले में, गुड्स और मनी के बदले में। समझ में आ रहा है? फिर एकमेंडेशन बिल, देखो एकमेंडेशन बिल की मैं एक स्टोरी बताती हूँ। भाई देखो, दोस्त दोस्त कितने काम के होते हैं ना, दोस्त काम के होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कैसा होता है ना, पार्टनर होता है, पार्टनर्स या फिर तुम्हारे कोई फ्रेंड ऐसे रहेंगे या फिर कोई और भी रहेगा, क्या करता है, बिल बनाता है। मतलब बिल बिल बनाता है, मतलब क्यों बिल बनाता है, सपोज दो ले लेते हैं, पर्सन बी और पर्सन सी, करेक्ट। बी को क्या है, नीड है पैसे की, मनी चाहिए उसको, सपोज 50,000 लिख लेते हैं, ठीक है। तो बी बोलेगा सी को कि भाई एक काम करना, तू है ना मेरे को ना बिल बना दे। क्या बना दे, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दे 50,000 का, कि तू मुझे पे करने वाला है, करेक्ट। मतलब बी बनाएगा सी के नाम पे, कि मतलब सी क्या करेगा, मुझे इन फ्यूचर पे करने वाला है। बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। अब ये जो बी है ना, मतलब सी भी एक्चुअली में, सी के पास भी पैसे नहीं है, लेकिन इन लोग ना फ्यूचर में क्या होगा, काम दे सकते हैं। मैं स्टोरी बताती हूँ। तो बी को पैसे की जरूरत है, बिल क्या करेगा, बी एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा सी के नाम से, कि सी मुझे इन फ्यूचर क्या देने वाला है, पेमेंट करने वाला है, ठीक है। तो मैं 50,000 का पेमेंट होगा इन फ्यूचर, तो ये जो बी है बैंक के पास जाएगा या फिर किसी और थर्ड पर्सन के पास जाएगा और बोलेगा एक काम करो ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लो, मेरे को 50,000 की जरूरत है, तो मैं एक काम करो 45,000 मुझे दे दो, 5,000 तुम्हें ना रख लेना, सी पेमेंट करेगा इन फ्यूचर डेट पे। समझ में आ रहा है? जो इसमें बिल में लिखा हुआ है फ्यूचर डेट पे वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो बी को तो जरूरत थी पैसे की, तो बी क्या करेगा, अपना 45,000 ले लेगा और बिल किसको दे देगा, बैंक को या फिर किसी भी थर्ड पार्टी को, ठीक है, थर्ड पार्टी को दे देगा। तो इन फ्यूचर डेट में क्या होगा, फिर सी, भाई सी को तो जरूरत नहीं थी, सी क्यों पैसा भरे, तो बी क्या करेगा, बी सी को पैसे देगा और सी ले जाके उस बैंक या फिर थर्ड पार्टी को दे देगा। जब इसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, बी को अभी आज जरूरत है, इन फ्यूचर के पास पैसा आया, उसने सी को दिया और फिर सी जाएगा बैंक या फिर वो थर्ड पार्टी को जाके पेमेंट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें ऑब्लिज फ्रेंड्स, मतलब अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए भी क्या करते हैं, कभी कभी कुछ रिकमेंडेशन बिल भी बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? ये क्या है,
म्यूचुअल फाइनेंशियल एकमेंडेशन के लिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में, अगर फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है तो ये एकमेंडेशन बिल बनाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता, ये बिल सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए बनाया जाता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए होता है, इसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनलैंड बिल, मतलब सेम कंट्री में, मतलब इंडिया टू इंडिया, मतलब मेरा ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ, मतलब बिल जो ड्रॉवर है वो भी मेरा क्या है, इंडिया का है, और जो मेरा ड्रॉई है, मतलब ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों क्या है, इंडिया के ही हैं। मतलब बिल बना भी इंडिया में और एक्सेप्ट भी हुआ इंडिया में, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इनलैंड, मतलब इन लैंड मतलब लैंड के अंदर का, मतलब हमारे एक जगह का, समझ में आ रहा है। फॉरेन बिल सेम, एक कंट्री में क्या हुआ, बना और पेबल दूसरे कंट्री में हुआ, करेक्ट। सेम वैसे ही ड्रॉन एक कंट्री में, मतलब ड्रॉवर ड्रॉई दोनों अलग अलग कंट्री के, और बिल बना कहीं और पेमेंट किसी और कंट्री में हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, फॉरेन बिल हो गया, ठीक है। और भी क्लासिफिकेशन है, क्या देख लेते हैं। आफ्टर डेट बिल, आफ्टर डेट बिल में सिंपल, जो मेरा जो बिल का डेट है वो आफ्टर का हो, ठीक है, सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं। फिर आफ्टर साइड बिल, सेम, इसमें भी ग्रेस डेज आएंगे ऐड करके, जो भी मेरा नॉमिनल डे के बाद आएगा, ठीक है। फिर बिल्स पेबल ऑन डिमांड और एट साइड, ये ऑलरेडी हम लोग सम्स कर चुके हैं, आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइड बिल। आफ्टर साइड में क्या था, एक्सेप्टेंस की डेट लेते थे, करेक्ट, ऑलरेडी हमने सम में किया है। ये आफ्टर डेट में क्या था, डेट ऑफ बिल लेते थे, जिस दिन बिल बना है। और बिल्स पेबल ऑन डिमांड और एट साइट, तो एट साइट में क्या होगा, ग्रेस डेज नहीं आएगा, और जिस दिन हम लोग को डिमांड रहेगा उस दिन हम लोग को क्या करना है, पेमेंट करना है हम लोग को, यानी कि ड्रॉई को पे करना है, करेक्ट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.